नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटी की। ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए ये शो आपको देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। हमारे साथ दो मेहमान हैं। सुगंधा सचदेव है, एक्मी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। आपका स्वागत है सुगंधा जी। साथ ही मनोज जैन है हमारे साथ, डायरेक्टर हैं हेड कमोडिटी और करेंसी पृथ्वी फिनमार्ट के। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले आज बात हम कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि कच्चे तेल के ये हफ्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि एक दोनों तरफ के मूव पूरे हफ्ते में देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड का अगर दायरा अगर देखेंगे तो $72 से लेकर $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का दायरा रहा। लेकिन अगले हफ्ते किस तरह की चाल रहेगी और किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए, सुगंधा जी सबसे पहले आप बताइए, कच्चा तेल अगले हफ्ते के लिहाज से कैसा लग रहा है और क्या सलाह देंगी आप? फ्यूचर्स में क्या सलाह है और ऑप्शंस में क्या सलाह है? गुड इवनिंग रिश्मोहन। क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो हमने लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 10% तक का फॉल आते हुए देखा। इसका मेजर कारण रहा है कि हमने डॉलर इंडेक्स में काफी तेजी आते हुए देखी है और मार्केट में बहुत ज्यादा कंसर्न्स बन गए थे कि फेड फर्दर रेट हाइक कर सकता है जून की मीटिंग में। बट वहीं अगर देखें तो अब मार्केट की काफी हद तक ओपेक प्लस की जो 4 जून को मीटिंग होने वाली है वहां पर नजर है और काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि ओपेक प्लस फर्दर प्रोडक्शन कट्स करेंगे या नहीं। अप्रैल में ऑलरेडी ओपेक ने अनाउंस किया था कि 1.16 मिलियन बैरल्स पर डे तक की प्रोडक्शन कट फर्दर करेंगे, जिससे टोटल प्रोडक्शन कट्स हैं ओपेक प्लस अलायंस के वो ऑलमोस्ट 3.66 मिलियन बैरल्स पर डे हो गए थे। सो इसके बाद भी मार्केट को एक स्लाइट जंप देखने को मिला, बट प्राइसेस हैव बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी बिकॉज इसका मेजर कारण रहा है कि चाइना से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग जरूर रही है आफ्टर द रीओपनिंग, बट वहीं ग्लोबली डिमांड को लेकर स्लो डाउन के कंसर्न्स बने हुए। बट मुझे लगता है अब प्राइसेस ऑलरेडी इन सब फैक्टर्स को फैक्टर इन कर चुके हैं, प्राइस में ऑलरेडी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर की बात करूं तो मुझे लगता है ऑयल मार्केट्स कैन स्लिप इनटू अ डेफिसिट सिनेरियो। आईईए ने भी ये मेंटेन किया है कि ऑयल मार्केट्स में 2.2 मिलियन बैरल पर डे तक की डिमांड इस साल बढ़ सकती है। सो दैट इज अ पॉजिटिव ट्रिगर। और इसके साथ साथ ओपेक प्लस के जो प्रोडक्शन कट्स हैं जब ये पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएंगे, अभी ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं बिकॉज रशिया ने अपने आउटपुट को काफी हाई लेवल्स पे मेंटेन किया हुआ है। जब ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, आई थिंक मार्केट विल टाइटन एंड दैट विल बी अ वेरी सपोर्टिव फैक्टर फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगले हफ्ते की बात करूं तो मुझे लगता है जून 4 की जो ओपेक प्लस की मीटिंग होने वाली है उसके चलते बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बट अगर हम लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं 5500 मार्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है प्राइसेस के लिए और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी आते हुए देखा है प्राइसेस में। मुझे लगता है ये बाउंस बैक कंटिन्यूड रहेगा और आने वाले दिनों में प्राइसेस हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी 5700 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। 5500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। हाई साइड में 6050 से 6100 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आप स्लाइटली सेफ लेके ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं तो 150 के लेवल्स पर 5900 के स्ट्राइक में बाइंग करने की एडवाइस रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 35 और हाई साइड में 300 से 350 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दैट इज अ स्लाइटली पोजिशनल पर्सपेक्टिव, सो स्लाइट डिप मिले तभी इसमें बाइंग करने की एडवाइस रहेगी। अगले हफ्ते के पर्सपेक्टिव से हम ये बता रहे हैं कॉल आपको, या तो आप फ्यूचर्स में खरीदे, नहीं तो 5900 के स्ट्राइक की क्रूड की कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। 150 के आसपास 300 का टारगेट सुगंधा जी दे रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 45 का लगाना है। कच्चे तेल में पोजिशनली किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, मनोज जी आपकी राय क्या है कच्चे तेल को लेकर? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल जैसा कि फंडामेंटल्स के बारे में काफी विस्तार से सुगंध ऑलरेडी बता चुकी हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे अब जो घटनाक्रम है वो पूरा ओपेक प्लस का जो आउटकम आना है 4 जून की मीटिंग का, उसकी तरफ लगा हुआ है। हालांकि हमने जो यूएस ट्रेड डील को लेकर के जो संशय था वो दूर होता हुआ देखा है और उसके चलते डॉलर इंडेक्स में ऊपरी लेवल से फिर एक बार जो है गिरावट आती हुई नजर आई है। तो वो कहीं ना कहीं कीमतों के लिए सपोर्टिव है। हमारा मानना है कि ओपेक प्लस की तरफ से अगर यहाँ फर्दर उत्पादन कटौती नहीं होती और स्टेटस को रहता है और अगर यहाँ कंप्लायंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो भी कहीं ना कहीं
जो ग्लोबल सप्लाई है वहां पर डेफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वो कीमतों के लिए सपोर्टिव रहेगा। गिरावट हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कीमतों में। अब हमारा मानना है कि WTI के लिए 68 से $67 जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, और ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार 75 से $76 प्रति बैरल की तरफ आती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में भी यहाँ 5545 टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो चार्ट पर नजर आ रहे हैं। वहीं ऊपरी लेवल्स पर यहाँ 6060 से 6100 तक के जो स्तर है वो फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते। तो डिप्स पे यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 5870 के आसपास जो है 5780 के आसपास बाय कर सकते हैं। वहीं जो सेफ ट्रेडर है वो 5700 के आसपास जो है बाइंग की रणनीति बनाए। जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा 5680 का रहेगा, और जो सेफ ट्रेडर है जो थोड़ा लंबा नजरिया लेकर के चलना चाहते हैं पूरे सप्ताह के लिए, उनको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 5545 के नीचे का। जो इमीडिएट टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है वो 5950 का, और पूरे सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो 6060 से 6100 तक के स्तर जो है नेक्स्ट वीक में फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में यहाँ पे कच्चे तेल में बाइंग की सलाह रहेगी। जो सेफ निवेशक हैं 5545 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के डिप्स में बाय करके चल सकते हैं। 5,545 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली आपको यहां पर डिप में खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से आ रही है। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। सुगंधा जी, बेस मेटल्स के लिए भी ये हफ्ता हालांकि काफी कमजोरी भरा रहा, लेकिन हफ्ते के आखिर में आते आते यहां पर रिकवरी भी दिखी। लेकिन अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, और कौन कौन से बेस मेटल्स है जहां पर खरीदारी की अभी भी आप सलाह देंगी? आपको लग रहा है कि वहां पर रिकवरी ज्यादा दिख सकती है? मुझे लगता है विश्वमोहन अभी भी यहाँ से रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। मैंने लास्ट वीक भी ये मेंटेन किया था कि जिंक में भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, कॉपर में भी और एल्यूमिनियम में भी। स्पेशली अगर हम देखें तो मुझे लगता है अगले हफ्ते के लिए एल्यूमिनियम काफी पॉजिटिव रहेगा। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा आया है वो काफी मिक्स्ड रहा है। इवन तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हैज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द सेकंड स्ट्रेट मंथ, बट वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखते हैं वहां पर काफी एनकरेजिंग डेटा निकल के आ रहा है। इसके साथ साथ जो चाइना में स्लो डाउन के कंसर्न्स बने हुए हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर में काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं, उसके चलते अभी मार्केट में काफी ज्यादा उम्मीद हो गई है चाइना विल कम आउट विद फर्दर स्टिमुलस मेजर्स, और जो प्रॉपर्टी सेक्टर को रिवाइव करने के लिए वो काफी सारे मेजर्स ले सकते हैं। सो ये फैक्टर बेस मेटल्स की कंजम्पशन थ्योरी के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। चाइना की अगर हम इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो दिसंबर की रीओपनिंग के बाद हमने काफी ज्यादा पर्कअप आते हुए देखा था सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, बट अब वहां पर रिकवरी जो है वो काफी पैची नजर आ रही है, और इसी वजह से मार्केट में ये उम्मीद बन गई है कि फर्दर स्टिमुलस मेजर्स आएंगे, प्रॉब्लली इंटरेस्ट रेट कट्स हो सकते हैं या कोई फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस आ सकते हैं। सो ये फैक्टर्स बेस मेटल के लिए काफी सपोर्टिव है। अगर हम अगले हफ्ते के लिए देखें तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुके हैं 201 के लेवल पर। सो मुझे लगता है एल्यूमिनियम में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 208। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 205, हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 230। वहीं कॉपर की भी बात करें तो मैंने पिछले हफ्ते 705 के लेवल पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। मैं दोबारा से अभी भी डिप्स पे बाइंग की ही रिकमेंडेशन दूंगी। कॉपर में प्राइसेस ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं, बट वहीं अगर हम देखें तो मुझे लगता है सारी नेगेटिव न्यूज ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, और यहाँ से एक अच्छा फर्दर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 718 बाइंग करके चल सकते हैं। 714 का स्टॉप लॉस रहेगा। हाई साइड में पोजिशनल टारगेट रहेंगे 733 तक के। वहीं जिंक में भी देखें तो 204 के लेवल पर प्राइसेस ने एक बहुत अच्छा बॉटम बनाया है। जिंक की इन्वेंटरीज नो डाउट बहुत ज्यादा बड़ी हैं पिछले कुछ दिनों में, बट चाइना की साइड से जो पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल के मुझे लगता है आ सकते हैं वो जिंक के प्राइसेस के लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। सो जिंक में भी मेरी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। 210 के लेवल पर जिंक में बाइंग कर सकते हैं। लॉसेस रहेंगे 207 के, और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 216 फर्स्ट एंड देन 222 एज वेल फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। मेटल्स में मनोज जी, अगर आपको चुनना हो कोई एक काउंटर अगले हफ्ते के लिए जो पूरे हफ्ते का अगर व्यू बताए, तो कौन सा वो टॉप ट्रेड होगा आपके लिए? यहाँ पे अगर ओवरऑल बेस मेटल पे एक में से चुनना हो तो कॉपर यहाँ पे जो है टॉप फेवरेट रहेगा, क्योंकि हमने देखा था कि $7,880 के जो सपोर्ट्स लेवल थे LME पर वो एक बार होल्ड होते हुए देखे थे, और वहां से फिर हम एक बार अच्छी रिकवरी कॉपर की कीमतों में आते हुए देख रहे हैं। और हमारा मानना है कि $8,400 फिर एक बार LME पर जो है वो टेस्ट हो सकता है। भारतीय बाजारों में भी 698 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और हमने
उसके ऊपर जो है कीमतों को सस्टेन होते हुए देखा है। तो यहाँ पे कॉपर में डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 718 के स्तर पर बाइंग करें, 711 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य जो पहला लेकर के चलना है 730 का, दूसरा लक्ष्य यहाँ पे 735 तक का रख सकते हैं। अगर दूसरा कोई मेटल चुनना है तो फिर वो एल्यूमिनियम रहेगा। यहाँ 208 के स्तर पर बाय कर सकते हैं, 205 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 212 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम मनोज जी की तरफ से पिक है, लेकिन टॉप पिक इनकी कॉपर है। मनोज जी की कॉल एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। कॉपर 718 पे खरीदारी की सलाह, 730 के टारगेट के लिए 711 का स्टॉप लॉस लगाने की मनोज जी सलाह दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हैं। पहला सवाल जमील भाटी का है राजस्थान से, आज क्रूड में किस लेवल पर खरीद बिक्री करनी चाहिए? मनोज जी क्या लग रहा है अगले हफ्ते के हिसाब से पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बता दीजिए, क्रूड में क्या करना चाहिए इनको, जमील भाटी साहब को? पोजिशनली अगर देखना हो तो 5,700 5,740 के दायरे में यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी और 5,545 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में लक्ष्य 6,060 तक का रख सकते हैं। आज यहाँ शाम को यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आना है, उस समय थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। तो अगर डिप्स मिलते हैं तो यहाँ पे डिप्स में बिल्कुल बाय की सलाह रहेगी और नेक्स्ट वीक यहाँ पे 6,060 तक के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है सुरेंद्र बंसल है, जिंक में अगले 15 दिन का क्या आउटलुक है? सुगंधा जी, 15 दिन के लिए जिंक कैसा लग रहा है आपको? मुझे पॉजिटिव लग रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंटेन किया। जो सारे नेगेटिव्स थे इन्वेंट्रीज में, काफी हमने ज्यादा पाइल अप आते हुए देखा है, बट ये नेगेटिव ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं। और अगर हम प्राइस पैटर्न की बात करें तो 204 के लेवल पर एक मल्टी मंथ सपोर्ट इमर्ज हो रहा है जिंक के प्राइसेस में। मुझे लगता है यहाँ से जिंक में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो जिंक में करंट लेवल्स पे और थोड़ा डिप मिलते हैं तो ऐड कर सकते हैं। बाइंग की एडवाइस रहेगी। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 260 टू 22 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर लेवल्स मैंने पिछले हफ्ते भी मेंटेन किए थे और अभी भी मेरा वही स्टांस रहेगा। हमने इस हफ्ते काफी रिकवरी आते हुए देखी, मुझे लगता है ये रिकवरी अभी भी फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। डॉलर इंडेक्स डायरेक्शन पे काफी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। लास्ट मंथ हमने डॉलर इंडेक्स में काफी ज्यादा अपटिक आते हुए देखा, ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जिंक के प्राइसेस 26 मंथ लोज को टेस्ट किया। बट अब डॉलर इंडेक्स में कुछ हद तक हम प्रेशर आते हुए देख रहे हैं, ये फैक्टर भी जिंक के लिए सपोर्टिव रहेगा। डेट सीलिंग का भी जो इशू है उसको चलते हुए मार्केट में काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म आ गई है, बिकॉज दैट हैज बीन सस्पेंडेड। और इसी वजह से मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स पे भी थोड़े कुछ नियर टर्म में एटलीस्ट प्रेशर बना रहेगा। और अगर हम जून की मीटिंग की भी बात करते हैं, फेड मीटिंग की, वहां ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि फेड फर्दर रेट हाइक्स करेगा, बट वो एक्सपेक्टेशंस कुछ हद तक अब कम हो गई हैं। बिकॉज अगर हम देखें तो यूएस फेड ऑफिशियल्स, दो फेड ऑफिशियल्स की साइड से काफी डबिश कमेंट्स निकल के आए हैं एंड दे हैव मेंटेन कि वो जून की मीटिंग पे पॉज करना चाहेंगे। इनफैक्ट दे वुड लाइक टू लुक एट द डेटा और उसके बाद ये फर्दर रेट हाइक और दे वुड फेवर दैट। सो ये फैक्टर्स डॉलर इंडेक्स के लिए स्लाइटली नेगेटिव है एंड दैट विल फेवर द आउटलुक फॉर जिंक प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड। अगले दर्शक हमारे साथ आलोक है, क्रूड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्रूड के हालांकि कॉल आपने बता दिया है, सुगंधा जी आलोक जी के लिए एक बार और बता दीजिए। के प्राइसेस की बात करें तो मुझे लगता है मार्केट में काफी ज्यादा डेफिसिट बढ़ सकता है इस साल के सेकेंड हाफ में। और इसके साथ साथ ओपेक प्लस की मीटिंग की तरफ भी काफी हद तक नजर रहेगी। ओपेक प्लस हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड production cuts of around 1.16 million barrel per day in the month of April. So ये अगर पूरी तरीके से enforce हो जाते हैं production cuts, that will be a supportive factor for crude oil prices. और यूएस में भी देखें तो summer driving season is on, जहां पर normally crude की demand काफी ज्यादा पिकअप करती है। So ये फैक्टर भी क्रूड के प्राइसेस के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। यूएस भी अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में के लिए क्रूड की बाइंग करने की प्लानिंग कर रहा है। सो इसके वजह से भी क्रूड की डिमांड फर्दर बढ़ सकती है। सो ये सारे फैक्टर्स क्रूड के लिए स्लाइटली सपोर्टिव रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पिछले महीने प्राइसेस ऑलरेडी 10% तक फॉल कर चुके हैं। अब 5500 के मार्क पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टी मंथ सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। सो मेरी एडवाइस है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आपको स्ट्रिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 5700 टू 5720 बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉसेस रहेंगे 5500, हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 6100। अगर आप स्लाइटली पोजिशनल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन में भी बाइंग कर सकते हैं। 5900 की कॉल जो अभी करंटली 180 के आसपास ट्रेड कर रही है, आप उसको 150 के लेवल्स पर इनिशिएशन कर सकते हैं। 45 का स्टॉप लॉस रखें और 300 से 350 तक के टारगेट्स अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं।
अगले दर्शक है महावीर हैं बंगलुरु से। गोल्ड में अगले 15 दिन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। इंट्राडे या एक दो दिन में क्या हो रहा है, उन खबरों को छोड़कर अगर सुगंधा जी 15 दिन के हिसाब से अगर आप बताना चाहें तो गोल्ड में क्या लग रहा है आपको? गोल्ड में देखें तो प्राइसेस ने 1935 पर आउंस पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। लास्ट मंथ प्राइसेस हैव कूल्ड ऑफ फ्रॉम द रीसेंट पीक्स टू 861 845 तक के लेवल्स हमने देखे। वहां से प्राइसेस ऑलरेडी कूल ऑफ हो चुके हैं बिकॉज गोल्ड एंड डॉलर हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन, और गोल्ड ने डॉलर के एक्सपेंस पर स्लाइटली सफर किया है। लास्ट मंथ एक करेक्शन देखने को मिली है प्राइसेस में फ्रॉम हाई लेवल्स, बट अब डॉलर इंडेक्स में कुछ हद तक हम नरमी आते हुए देख रहे हैं। सो ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। इसके साथ साथ जो फेड ऑफिशियल ने स्लाइटली डविश टॉक की है, वो भी फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस के लिए मुझे लगता है काफी सपोर्टिव रहेगा। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग काफी हद तक कॉन्टिन्यूड है, ये फैक्टर भी गोल्ड के प्राइसेस के लिए काफी सपोर्टिव है। सो मुझे लगता है लोअर लेवल्स पर अभी भी गोल्ड में बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। 59,200 अगर हम नियर टर्म में देखें, 15 दिनों के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें और इंटरनेशनल मार्केट में इसी को ट्रांसलेट करें तो डॉलर 1935 पर आउंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। एज लॉन्ग एज दिस इज होल्डिंग, गोल्ड में बाइंग करके चल सकते हैं। मैंने लास्ट वीक भी 59,400 के लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस दी थी। 60,200 के टारगेट्स मेंटेन किए थे। इस हफ्ते भी मुझे लगता है 59,900 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस आते हैं तो बाइंग कर सकते हैं। 59,400 का स्टॉप लॉस रखें और हाई साइड में 60,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये जरूर मेंटेन करना चाहूंगी कि आज के सेशन में मुझे लगता है स्लाइट वॉलेटिलिटी रहेगी बिकॉज आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा रिलीज होने वाला है एंड दैट विल आल्सो बी अ मेजर वेरिएबल जिसके ऊपर जून मीटिंग का रेट हाइक काफी हद तक डिपेंड करेगा। बिकॉज यूएस की लेबर मार्केट को देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, रेजिलियंट रही है। वहां पर अगर हम जॉब्स ग्रोथ भी देखते हैं तो मंथ ऑन मंथ हमने सिग्निफिकेंट एडिशंस आते हुए देखे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ऑलमोस्ट 50 ईयर लोज के आसपास चल रहा है। सो ये फैक्टर्स ही मेजर कारण है जिसकी वजह से फेड हैज बीन हाइकिंग इंटरेस्ट रेट्स। बट अब मुझे लगता है जून की मीटिंग में फेड कैन एक्चुअली पॉज देयर इंटरेस्ट फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक। सो ये फैक्टर गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। सो डिप्स पर बाइंग की ही एडवाइस रहेगी एज लॉन्ग एज 59,200 लॉन्ग इज होल्डिंग। ओके, चलिए कुछ एग्री मार्केट के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जिनका सवाल है पवन हिसार का, कॉटन केक और धनिया में 2 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। मनोज जी 2 महीने के लिहाज से धनिया और कॉटन केक दोनों पर अपनी राय दें। जहां तक कॉटन सीड ऑयल केक का सवाल है, अगर हम 2 महीने का व्यू लेकर के चलते हैं तो यहाँ 2450 से 2480 के जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बने हुए हैं और हमने निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी अभी पिछले 2 सेशंस में यहाँ आते हुए भी देखी है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 2500 से 2550 के दायरे में बाइंग करके चलें। 2440 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य ऊपर में 2750 तक का रख सकते हैं। वहीं अगर धनिया की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रेशर फिर एक बार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जो अराइवल्स फिर एक बार बढ़ते हुए नजर आए हैं और जो चाइना की जो स्ट्रांग एक बाइंग देखने को मिल रही थी वो फिर एक बार कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। तो अभी इनिशियली अगर 1 से 2 वीक की बात करें तो यहाँ थोड़ा प्रेशर रह सकता है। तो अगर किसी को बाइंग करना है तो थोड़े और करेक्शन का वेट करना चाहिए। 6000 के आसपास अगर यहाँ पे जून या जुलाई वायदा मिलता है तो फिर वहां पे बाइंग जो है वो की जा सकती है डिप्स में। हमारा मानना है कि अभी एक दायरे में ये कमोडिटी बनी रहेगी। 5850 यहाँ पे नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं 6400 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो अगले 2 महीने धनिया जो है 5850 से 6400 के दायरे में रह सकता है। तो इस रेंज का यहाँ पे फायदा लिया जा सकता है। वर्तमान लेवल पर बाइंग से थोड़ा बचना चाहिए। अगर थोड़े डिप्स आते हैं 6000 के आसपास तो फिर वहां बाइंग की जा सकती है। दर्शक है कॉटन पर मनजीत सिंह है राजस्थान से, कॉटन में क्या करना चाहिए? और दूसरे दर्शक भी कॉटन पर ही है। इनका सवाल है कि कॉटन में आगे कितनी तेजी लग रही है। मनोज जी कितनी तेजी की संभावना लग रही है और आगे कॉटन में क्या करना चाहिए? दोनों दर्शकों के सवाल बताएं। कॉटन में अगर हम देखें विश्व मोहन जी, तो हम देख रहे थे कि जो आइस कॉटन वायदा है वो काफी समय से 78 से 86 सेंट के दायरे में चल रहा था और कल हमने वहां पे कीमतों में ब्रेकआउट आते हुए देखा है। आज वीकली क्लोज अगर यहाँ पे आइस फ्यूचर में 86 सेंट के ऊपर रहता है तो फिर हम ये मान के चलें कि यहाँ पे 90 से 92 सेंट तक के जो स्तर है वो आते हुए नजर आएंगे। उस लिहाज से अगर हम एमसीएक्स कॉटन जून वायदा की बात करें तो यहाँ 60,000 के स्तर जो है वो अब लगभग ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि 61,500 से 61,800 तक के स्तर जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कॉटन में यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी।
59,000 से 59,300 के जोन में बाय करके चले, 58,500 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 61,000 से 61,500 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। छोटा जवाब दीजिएगा। शिल्पा है देहरादून से। सोना इन्होंने 60,330 पर लॉन्ग कर रखा है, क्या करना चाहिए इनको? छोटा जवाब सर। सोना यहाँ पे बाइंग की पोजीशन है तो होल्ड करके चलें, 59,800 का एक स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर में 60,600 यहाँ पे शॉर्ट टर्म में टारगेट लगते हैं, उसके ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो 61,000 भी जो है देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन में होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके सुगंधा जी, आप भी छोटा जवाब दीजिएगा। राम है हनुमानगढ़ से। नेचुरल गैस में ऑप्शन की रणनीति जानना चाह रहे हैं, बता दीजिए। विष्णु, मुझे लगता है नेचुरल गैस में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो 190 की कॉल ऑप्शन में बाइंग की जा सकती है करंट मंथ एट लेवल्स ऑफ अराउंड 8। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 4 और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 15। मुझे लगता है नेचुरल गैस के प्राइस में यहाँ से कुछ हद तक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आफ्टर द रीसेंट करेक्शन। सो इस वजह से आप कॉल ऑप्शन में बाइंग की एडवाइस रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मॉनसून की। हमारे साथ डीएस पई साहब है, आईएमडी से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। पई साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, मॉनसून में देरी हो रही है, क्या वजह है? क्या कंडीशन क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है और क्यों सपोर्टिव नहीं है मॉनसून के लिए फिलहाल? जो कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल हो रहा है, क्लाउडिंग कंसिस्टेंटली देख रहे हैं अरेबियन सी में, तो हमें लगता है नेक्स्ट 2-3 डेज में मानसून ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा एंड अराउंड 4 जून इधर उधर 1 या 2 दिन इधर जा सकता है, केरल में दस्तक देगा मानसून ओके पई साहब, अब अगला मेरा सवाल होगा, खरीफ सीजन की शुरुआत अब हो चुकी है, किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि मॉनसून में देरी हो रही है, तो क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? देखिए, ये जो प्रोग्रेस उसमें कभी कभी डिले होना, स्टक होना, फिर फास्ट प्रोग्रेस होना, ये सभी पार्ट एंड पार्सल ऑफ मानसून का जो फीचर ही है। जो लेकिन आप जब डिसीजन लेंगे फार्म लेवल, 2-3 बेसिक चीज है एक्चुअली। आपको कंसिस्टेंटली बारिश होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर इस सोइंग के लिए जाना चाहिए। तो इसके लिए जो लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज और तालुक वाइज, वो लोग हमारा फोरकास्ट और जो उनका एग्रीकल्चर एक्सपर्टाइज लेकर के एडवाइस और वार्निंग देते हैं, इसके हिसाब से जाना चाहिए। तो मानसून के लिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मानसून विल इवन इन दी अलोंग दी सदर्न पेनिनसुला में से भी थोड़ा स्लाइटली देर में आएगा, लेकिन हम लोग फोरकास्ट भी दे रहे हैं, सम 2-3 डेज बिफोर, एवरी डे अपडेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको वॉच करना चाहिए। ओके एक बहुत ही अहम सवाल है पई साहब आपसे, एल नीनो की संभावना आप लोगों की अब रिसेंट रिपोर्ट में कह रहे हैं कि 100% मानसून सीजन में एल नीनो एक्टिव रहेगा, तो कब तक ये एक्टिव हो जाएगा? जो न्यूट्रल कंडीशन से पूरी तरह से एल नीनो कब तक एक्टिव हो जाएगा? जुलाई अंत तक? ऑलरेडी पैसिफिक में वार्मिंग शुरू हो गया, आपका ईस्ट पैसिफिक में है तो नियरली 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया है, एंड सेंट्रल पैसिफिक में वेयर जनरली डिफाइंड एल नीनो, उधर भी अभी ऑलरेडी थ्रेशोल्ड 0.5 डिग्री का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये कंसिस्टेंटली 3 to 5 months जब वो होगा तभी एल नीनो डिक्लेयर करेंगे। तो एज ऑफ नाउ फोरकास्ट अभी दिखा रहे हैं कि ये कंसिस्टेंटली रहेगा उधर, सो एल नीनो का डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। एंड दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो ओशन में टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, लेकिन वो थोड़ा उसका लैग है, ओके 2 महीने से 4 महीने का। तो एल नीनो को लेकर ये व्यू बन रहा है, हालांकि मॉनसून सीजन में ये तो डेफिनेट हो गया है कि दोनों वेदर एजेंसी कह रही हैं कि एल नीनो एक्टिव रहेगा। मनोज जी, छोटा जवाब मसालों पर और ग्वार पर, इन दोनों पर आपका नजरिया क्या है? ग्वार में मेरा मानना है कि ये सपोर्ट लेवल के आसपास अब कमोडिटी फिर एक बार आती हुई नजर आ रही है। 5,360 स्तर मिले तो नेक्स्ट वीक के लिए बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में 5,550 तक के लक्ष्य यहाँ लेके चल सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 5,390 का लगाना है। मसालों में यहाँ पे वोलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड है, तो यहाँ पे कोई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी किसी भी मसाले में। शुक्रिया मनोज जी आपका।
सुगंधा जी आपका और पई साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कमोडिटी अगले हफ्ते में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर।